नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जॉर्डन और इथियोपिया की यात्रा पूरी करने के बाद आज शाम अपने 3 देशों के दौरे के अंतिम पड़ाव पर ओमान पहुंचेंगे। ओमान की राजधानी मस्कट में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। ये तस्वीरें मस्कट के मशहूर अल बुस्तान पैलेस होटल की है, जहां प्रधानमंत्री के ठहरने की व्यवस्था की गई है। पीएम मोदी ओमान सल्तनत के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुल्तान हेमत बिन तारिक के विशेष आमंत्रण पर ओमान जा रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। दौरे के दौरान भारत ओमान के बीच द्विपक्षीय संबंधों, व्यापार, निवेश और क्षेत्रीय सहयोग को लेकर अहम बातचीत होने की उम्मीद है। दोनों देशों के रिश्तों को और भी मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। और बड़ी खबर श्रीगंगानगर से पदमपुर घुमड़वाली थाना क्षेत्र में पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है। 30 LNP के ढाड़ी के पास पाकिस्तानी गुब्बारा मिला। गुब्बारे पर चांद तारे के निशान देखे गए। उर्दू में लिखा हुआ PIA किसान की सूचना मिली। घुमड़वाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। बड़ी खबर श्रीगंगानगर से, जहां पाकिस्तानी गुब्बारा मिला है और इस गुब्बारे के मिलने से कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। घुमड़वाली पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में ले लिया है। पुलिस मौके पर पहुंची, छानबीन कर रही है। इस दौरान गुब्बारे पर चांद और तारे के निशान मिले हैं। साथ ही उर्दू में किसान की तरफ से एक संदेश भेजा गया है, यानी गुब्बारे पर उर्दू में कुछ लिखा हुआ मिला है। अब इस पूरे मामले की जांच की जाएगी। PIA किसान की सूचना इस पर लिखी हुई है। क्या है मामला, आखिर क्यों पाकिस्तानी गुब्बारा यहां मिला, इस पूरे मामले पर जांच तेज है। गोवा के नाइट क्लब के ओनर गौरव लूथरा और उनके भाई सौरभ लूथरा 6 दिसंबर को आग लगने से 25 लोगों की मौत मामले में उन्हें आरोपी पाया गया है। उन्हें अब गोवा ले जाया जा रहा है। यह तस्वीर दिल्ली एयरपोर्ट की है। गोवा के बर्च बॉय रोमियो लेन इस रेस्टोरेंट में लगी आग के मामले में ये लोग फरार चल रहे थे। रेस्टोरेंट मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा को पटियाला हाउस कोर्ट ने 2 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस दोनों आरोपियों को गोवा ले जा रही है। उनसे विस्तृत पूछताछ की जाएगी। जांच एजेंसियों का मानना है कि अब तक मिले दस्तावेज और बयानों में मामले में कई महत्वपूर्ण तथ्य उजागर किए गए हैं। पूछताछ के बाद और भी कई खुलासे हो सकते हैं। और बीकानेर से यह खबर, साउथ सेंट्रल रेलवे GM संजय श्रीवास्तव सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया है। DTDC और छात्रावास गुंडकल के लिए सर्वश्रेष्ठ उन्हें प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया गया। इकाई पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। बीकानेर में DRM रह चुके हैं संजय श्रीवास्तव। कोरोना काल के समय में अपनी कार्य कुशलता का परिचय दिया था और आज उन्हें सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है। संजय श्रीवास्तव को सम्मानित किया है। साउथ सेंट्रल रेलवे GM संजय श्रीवास्तव सम्मानित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सम्मानित किया है। कोरोना काल में अपना अदम्य साहस उन्होंने दिखाया था। DTDC और छात्रावास जो है, इसमें भी उन्होंने अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया था। बीकानेर के DRM भी रह चुके हैं संजय श्रीवास्तव। कोरोना काल के समय में अपनी कार्यकुशलता का परिचय दिया था और आज उन्हें सम्मानित किया गया। और दिल्ली प्रदूषण को लेकर सरकार अब सख्त नजर आ रही है। प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार अब 50% वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दी है। सभी सरकारी और प्राइवेट संगठनों के लिए ये लागू हो गया है। कंस्ट्रक्शन का काम रोकने पर 10,000 रुपए का मुआवजा भी लगेगा। बड़ी खबर दिल्ली सरकार की ओर से, प्रदूषण को लेकर लगातार दिल्ली सरकार सख्त नजर आ रही है। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे आम आदमी के साथ बच्चों और बुजुर्गों पर इसका खासा प्रभाव देखने को मिला है। अब दिल्ली सरकार एक नया नियम लागू करके लेके आई है। 50% वर्क फ्रॉम होम का अब नियम लागू हो गया है। प्राइवेट संगठनों के साथ साथ सरकारी संगठन के लिए भी ये लागू किया गया है। कंस्ट्रक्शन का काम रोकने पर 10,000 रुपए के मुआवजा
अब दिया जाएगा। बड़ी खबर है, 50% वर्क फ्रॉम होम दिल्ली सरकार की तरफ से लागू किया गया है और यह सभी सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संगठनों के लिए भी लागू किया गया है। अगर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है तो उसका 10% मुआवजा सरकार देगी। यानी प्रदूषण को पूरी तरह से रोकने के लिए दिल्ली सरकार अब सख्त नजर आ रही है, बड़ा एक्शन ले रही है। 50% वर्क फ्रॉम होम करने का निर्णय लिया गया है और इसके साथ ही कहीं भी अगर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसे अगर रोका जाएगा तो 10% मुआवजा दिया जाएगा। नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान वातावरण काफी तनावपूर्ण रहा। विपक्षी सांसदों ने नेशनल हेराल्ड मामले के विरोध में प्रदर्शन किया। सांसदों ने नारे लगाए, बैनर और पोस्टर दिखाए। यह प्रदर्शन संसद भवन के मुख्य गेट के पास केंद्रित रहा। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस मामले में कई गंभीर सवाल है और सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। वहीं सुरक्षा बलों की तैनाती भी की गई ताकि स्थिति नियंत्रण में रहे। और जयपुर से बड़ी खबर, जयपुर विधानसभा में आज सदाचार कमेटी की बैठक है। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार के मामले पर यह बैठक होनी है। विधानसभा में दोपहर 3 बजे से सदाचार कमेटी की बैठक होगी। तो जयपुर से बड़ी खबर, बता दें कि विधानसभा में दोपहर 3 बजे सदाचार कमेटी की बैठक होने वाली है। इस बैठक में भ्रष्टाचार का मुद्दा जोर शोर से उठाया जाएगा। जयपुर विधानसभा में आज सदाचार कमेटी की बैठक होने वाली है। विधायक निधि में कथित भ्रष्टाचार का मामला है और इस मामले को लेकर दोपहर 3 बजे से कमेटी की बैठक होगी। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज पीएसी स्थापना दिवस समारोह में सहभागिता की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश पुलिस की अनुशासित और वीर इकाई पीएसी के योगदान को सराहा। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि पीएसी ने कानून व्यवस्था बनाए रखने, आपदा राहत कार्यों और आंतरिक सुरक्षा में हमेशा अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि पीएसी के जवानों का साहस, अनुशासन और सेवा भावना प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ है। योगी आदित्यनाथ ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि राज्य सरकार पुलिस बल के आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण, सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। समारोह के दौरान पीएसी जवानों के द्वारा परेड और विशेष प्रदर्शन प्रस्तुत किए गए, जिसकी मुख्यमंत्री ने सराहना की। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी और बड़ी संख्या में जवान उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने अंत में पीएसी के सभी जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश की जनता को आप पर गर्व है। समाजवादी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने राजधानी लखनऊ के कैसरबाग थाने में तहरीर देकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सुमैया राणा ने अपनी तहरीर में लिखा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच से एक महिला का हिजाब खींचा, उससे उनके मानसिक दिवालियापन का पता चलता है। सुमैया राणा ने कहा कि नीतीश कुमार की यह हरकत बेहद ही शर्मनाक थी। उन्होंने कहा कि वीडियो देखने के बाद ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये लोग महिलाओं के प्रति कैसी सोच रख रहे हैं, खासकर उस देश में जहां नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। सुमैया राणा ने यह भी कहा कि इससे शर्मनाक कुछ हो ही नहीं सकता। उन्होंने यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ भी शिकायत की है। उन्होंने कहा कि इस मामले में संजय निषाद का बयान भी आपत्तिजनक है। वैसे बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उस वक्त विवादों में घिर गए जब सार्वजनिक मंच से नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में उन्होंने एक बुर्का नशी महिला का हिजाब हटा दिया। वीडियो वायरल होते ही विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार को घेरना शुरू कर दिया। तमाम उलेमा और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी नीतीश की इस हरकत को बेहद ही अफसोसजनक और शर्मिंदगी वाला बताया है। हालांकि जदयू की तरफ से फिलहाल कोई भी बयान सामने नहीं आया है। कर्नाटक में स्वच्छ भारत मिशन की और भी मजबूती के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसी कड़ी में कर्नाटक के डिप्टी मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने बेलगावी में स्वच्छता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित एक दौड़ को हरी झंडी दिखाई। मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, युवा और स्वयंसेवी संगठनों के सदस्य मौजूद रहे। दौड़ के जरिए आम जनता को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने का संदेश दिया गया। इस दौरान कहा गया कि हम सभी को सफाई बनाए रखनी है,
हमें बेलगावी में इस तरह की सफाई देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि जब वो यहाँ डीसी थी तो एक झील बनवाई थी। जनता को इसे बचाने के लिए कोशिश करनी चाहिए। सरकार इसके लिए हर तरह की मदद देने को तैयार है। वहीं डीके शिव कुमार ने लोगों से अपील की कि वे सार्वजनिक संपत्तियों, प्राकृतिक संस्थानों की रक्षा करें और इसमें सरकार का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की ही नहीं बल्कि हर नागरिक की जिम्मेदारी है। सरकार के ऐसे प्रयासों से साफ है कि कर्नाटक में स्वच्छ और स्वस्थ समाज बनाने की दिशा में लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। और जयपुर से बड़ी खबर, विधायक निधि में भारी खेल देखने को मिल रहा है और इसके लिए अब नोटिस देने की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। एक्शन में है सदाचार कमेटी। विधायक अनीता जाटव की विधायकी जाएगी क्या? अब इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। कथित कमीशन खोरी कैसे दूर होगी, इस पर भी सबकी नजरें टिकी हुई है कि आखिर सरकार क्या कुछ फैसला लेने वाली है। विधायकों पर अब तलवार लटकी नजर आ रही है। अब क्या फिर से उपचुनाव होंगे? विधायक निधि में भारी खेल देखा जा रहा है और इस खेल के लिए अब सरकार क्या कुछ एक्शन लेगी, इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई है। सदाचार कमेटी इस पर एक्शन लेगी। विधायक अनीता जाटव की क्या विधायकी जाएगी, इस पर भी अब सवाल हो रहे हैं। कथित कमीशन खोरी कैसे दूर होगी, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी है। 3 जो विधायक हैं उन पर तलवार लटकी होगी और इसके साथ ही अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या अब फिर से उपचुनाव होंगे? क्या कमीशन खोरी का खेल हटाने के लिए सरकार कुछ नया लेकर आएगी? क्या कुछ राजनीति है? ये तो देखने वाली बात होगी। और बेलगावी में कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ता सड़क पर उतर गए। केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि केंद्र सरकार महात्मा गांधी के नाम और उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि ग्रामीण गरीबों के लिए रोजगार की गारंटी और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। मनरेगा का नाम बदलना सिर्फ बदलने की बात नहीं है, ये महात्मा गांधी की विचारधारा पर हमला है। कांग्रेस पार्टी इसका कड़ा विरोध करती है और सरकार को अपना फैसला वापस लेना ही पड़ेगा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, चेतावनी दी कि अगर फैसला वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने यह भी कहा कि भाजपा सरकार योजनाओं का नाम बदलकर जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाना चाह रही है। उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में सीबीआई की एक टीम ने अचानक छापेमारी की। इस छापेमारी के दौरान पोस्ट ऑफिस में खलबली मच गई। लखनऊ से आई सीबीआई की टीम ने पीड़ित की शिकायत के आधार पर पूरी रूपरेखा बनाई और फिर टीम ने मौके पर पहुंचकर रिश्वत लेते हुए डाककर्मी को रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं पोस्टमास्टर का कहना है कि टीम के सदस्यों ने कोई अभिलेख नहीं देखे, अंदर क्या हुआ कुछ नहीं पता चला। दरअसल मामला एट डाकघर का है। यहां पर तैनात पोस्टमैन कृष्ण कुमार का बिहार के पटना जिले में स्थानांतरण हुआ था और इसके बाद उसे रिलीव होना था। इसके बदले में एसडीआई कोच प्रतीक भार्गव ने उनसे 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। कृष्ण कुमार ने 5,000 रुपए उन्हें पहले ही दे दिए थे। जब उसने 3 दिन पहले वेतन लगाने के लिए कहा तो फिर से 10,000 रुपए मांगे। इससे परेशान होकर उसने इसकी शिकायत सीबीआई लखनऊ से कर दी। लखनऊ से आई टीम ने पूरा ट्रैप तैयार किया। इसके बाद इसी के अनुसार कृष्ण कुमार ने 2500 रुपए मंगलवार को देने की बात एसडीआई से कही। एसडीआई ने वो रुपए अकोढ़ी के शाखा डाकपाल को देने के लिए कहा। इसके बाद 2500 रुपए लेकर मंगलवार को प्रतीक भार्गव के साथ ही सुमित यादव शाखा डाकपाल अखोड़ी दिए। इसी समय सीबीआई की टीम ने डाकघर कार्यालय में घुसकर सुमित की जेब में रखे 2500 रुपए बरामद कर लिए। इसके साथ ही शाखा डाकपाल चंदूरा अमित खान को भी पकड़ लिया। और आज तड़के गुजरात के अमरेली में हुए कार एक्सीडेंट में चीख पुकार मच गई। कार जो है वो तेज रफ्तार में थी और सभी ड्राइवर के कंट्रोल, इस दौरान ड्राइवर जो है वो कंट्रोल खो दिया और खोने की वजह से कार बेकाबू हो गई। इसके बाद सड़क किनारे पेड़ से टकरा गई।
एक्सीडेंट के समय कार में 4 लोग सवार थे। जानकारी मिलने के बाद अमरेली फायर एंड इमरजेंसी टीम स्थानीय पुलिस के साथ मौके पर पहुंची। चारों को कार से बाहर निकाला गया। उनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। कार एक्सीडेंट में एक व्यक्ति घायल भी हुआ। अमरेली फायर एंड इमरजेंसी टीम ने उसे सिविल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घायल व्यक्ति की स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ड्राइवर का कार पर से कंट्रोल आखिर किस वजह से छूटा। फिलहाल पुलिस ने मृतकों के नाम और उनके मूल स्थान का खुलासा नहीं किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर जहरीली हवा ने लोगों को सांस लेना मुश्किल कर रखा है। राजधानी के कई इलाकों में घना स्मॉग छाया हुआ है और इससे विजिबिलिटी बेहद ही कम हो गई है। एयर क्वालिटी गंभीर स्तर पर पहुंच गई है। ये तस्वीर आईटीओ इलाके की देख रहे हैं, जहां धुंध और स्मॉग की मोटी परत ने पूरे इलाके को अपनी चपेट में ले लिया है। इसके साथ ही अक्षरधाम की तस्वीर है, कर्तव्य पथ है और एम्स की तस्वीर भी कुछ इसी तरह से नजर आ रही है। सड़कें, इमारतें और ट्रैफिक सब कुछ धुंध में लिपटा नजर आ रहा है। शहर के कुछ हिस्सों में धुंध इतनी घनी है, अक्षरधाम मंदिर भी हल्का ही दिखाई दे रहा है। स्मॉग की इस परत ने आम जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। हालांकि अगर बात करें मंगलवार को, तो दिल्ली की हवा की क्वालिटी में हल्का सुधार तो दर्ज किया गया था, लेकिन उसके बाद की स्थिति वैसे ही नजर आई। तेज हवा और कोहरे में थोड़ी कमी के चलते 3 दिनों बाद प्रदूषण का स्तर गंभीर कैटेगरी से बाहर आया था, लेकिन अब हवा की क्वालिटी बहुत ही खराब श्रेणी में बनी हुई है। कर्तव्य पथ इलाके में हालात अब भी चिंताजनक है। यहाँ एयर क्वालिटी बहुत ही खराब है। इसके साथ ही प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन की ओर से एंटी स्मॉग गन के जरिए पानी का छिड़काव किया जा रहा है। एम्स की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही नजर आ रही है। विजिबिलिटी कम है, लोगों का सांस लेने में काफी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी सीपीसीबी के अगर मुताबिक माना जाए तो दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स 342 दर्ज किया गया है और इसे बहुत ही खराब श्रेणी में रखा गया है। डॉक्टर्स ने बच्चे, बुजुर्गों और सांस के मरीजों को खास सावधानी बरतने की सलाह दी है। और ठंड दस्तक दे दी है। कश्मीर की बात करें तो कड़ाके की ठंड जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान -1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। यहां जमा देने वाली ठंड पड़ रही है और पूरे इलाके में ठिठुरन बढ़ गई है। घाटी के कई हिस्सों में पानी की पाइपलाइनें जम गई है। डल झील के किनारों पर बर्फ की परत साफ नजर आ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है, जबकि ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी की संभावना जताई गई है। कड़ाके की ठंड के चलते लोग घरों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। बाजारों में रौनक भी कम देखने को मिल रही है। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की उम्मीद जताई है। ठंड से बचाव के लिए जरूरी इंतजाम करने की अपील की है। नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की एक कोर्ट ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय ने 2021 में एफआईआर दर्ज कर पीएमएलए के टेम्पलेट का ही उलट दिया है। इस फैसले के बाद कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नेशनल हेराल्ड मामला केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का साफ सबूत है। उन्होंने कहा कि यंग इंडिया एक नॉन प्रॉफिट संस्था है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के लिए नहीं बल्कि नेशनल हेराल्ड के कर्ज को इक्विटी में बदलने के लिए बनाया गया था। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताया है। कहा है कि यह मामला सिर्फ गांधी परिवार को परेशान करने के लिए किया जा रहा है और पार्टी कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। भारत में कोई ऐसी कंपनी जो अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। ऋण मुक्त करने का तरीका होता है, उसको जो डेट होती है ऋण, उसको हिस्सेदारी में बदल दो, इक्विटी में। कन्वर्ट डेट इनटू इक्विटी। सिर्फ इस उद्देश्य से एक नई कंपनी बनाई गई कि वो जो उसकी ऋण है वो उस कंपनी को ट्रांसफर हो जाए, यानी यंग इंडियन। अब मैं समझता हूं कि दुनिया भर तो बहुत मूर्ख होगी, ईडी बड़ी इंटेलिजेंट होगी। इतने मूर्ख हैं हम लोग कि हमने बनाया यंग इंडियन कंपनी इस पूरी अचल संपत्ति को खाने के लिए। और यंग इंडियन क्या चीज है? यंग इंडियन है नॉट फॉर प्रॉफिट सेक्शन 8 कंपनी।
कंपनी का सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि उससे पैसे निकाल के आप डिविडेंड ले लें, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दें, गाड़ी घोड़ा ले लें, विमान ले लें। अरे वहां पर खड़गे जी बैठे हुए, सोनिया जी बैठी हुई, उनको कुछ नहीं मिलता है, एक दमड़ी नहीं मिलती है, और अगर देना चाहे तो भी नहीं दे सकते उनको। उद्देश्य से ये लोग ये कर रहे हैं कि एक पॉलिटिकल वेंडेटा, एक द्वेष के दृष्टि से ये केस किया जा रहा है, और उसके कारण क्या है उन्होंने बताया। अब ये पेपर आज का नहीं, 1938 में फ्रीडम फाइटर्स ने एक पेपर को एस्टेब्लिश किया कि आजादी दिलाने के लिए, लेकिन ये लोग आज मनी लैंडिंग, सीबीआई ऐसे एजेंसीज को उपयोग करके हमारे कांग्रेस नेताओं को बदनाम कर रहे हैं। खासकर गांधी फैमिली को उन्होंने सताने के लिए ही ये केस डाला है। भारत में कोई ऐसी कंपनी जो अपने आप को ऋण मुक्त नहीं करना चाहती। पंजाब में जिला परिषद और ब्लॉक समिति चुनाव के लिए वोटों की गिनती का काम जारी है। जालंधर में लालपुर खालसा कॉलेज के टेक्निकल कैंपस में कड़ी पुलिस सुरक्षा के बीच मतगणना हो रही है। पटियाला में भी ब्लॉक समिति और जिला परिषद चुनाव की गिनती शुरू कर दी गई है। अमृतसर में जिला परिषद के 3 और ब्लॉक समिति के 66 उम्मीदवार पहले ही निर्विरोध चुने जा चुके हैं, जिससे मतदान से पहले ही उनकी जीत तय हो गई थी। बल्कि बाकी सीटों के लिए मतगणना अभी फिलहाल जारी है। वहीं बरनाला में डिप्टी कमिश्नर टी बैनित ने एसडी कॉलेज पहुंचकर मतगणना व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी इंतजाम पूरे हैं, अधिकारी मौके पर तैनात है, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। अलवर में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर मंगलवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। रेणी थाना क्षेत्र में चैनल नंबर 131 के पास दिल्ली से जयपुर जा रही एक पिकअप वाहन अन्य गाड़ियों से टकरा गई। टक्कर के बाद पिकअप में अचानक ही आग लग गई। इसमें सवार 3 लोगों की जिंदा जलकर मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान मोहित निवासी बहादुरगढ़ हरियाणा के दीपेंद्र और पदम निवासी सागर जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाले बताए जा रहे हैं। हादसे में पिकअप चालक हन्नी जो कि झज्जर का निवासी बताया जा रहा है, वो गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया गया है। इधर सूचना मिलते ही रेणी पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।